नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखते हुए कहा, इससे क्षेत्र में विकास की नई राहें खुलेंगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सरकार ने मर्यादा के साथ विकास के लिए तुष्टीकरण को खत्म किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक करीब 1 अरब 36 करोड़ 66 लाख कोविड रोधी टीके लगे। स्वस्थ होने की दर 98.38%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोवा मुक्ति दिवस की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे। ओडिशा तट से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण और केएल राहुल दक्षिण अफ्रीका के साथ आगामी 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए उपकप्तान होंगे। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे विकास के नए रास्ते खोलेगा और उत्तर प्रदेश के जवानों और किसानों के लिए असीम संभावनाओं वाला होगा। आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में राज्य के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे राज्य के लिए वरदान साबित होगा। यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है। जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, जो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहला वरदान लोगों के समय की बचत, दूसरा वरदान लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी, तीसरा वरदान यूपी के संसाधनों का सही और उत्तम से उत्तम उपयोग, चौथा वरदान यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि, पांचवा वरदान यूपी में चौतरफा समृद्धि। श्री मोदी ने कहा कि किसी भी राज्य की प्रगति के लिए ऐसे एक्सप्रेसवे का होना जरूरी है। 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन की इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 36,200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की गति और ऊर्जा दोनों प्रदान करेगा। 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। इसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा, मेट्रो को जोड़ा जाएगा, वाटरवेज को जोड़ा जाएगा, डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ उत्तर प्रदेश के विकास पर पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के लोगों को सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। यानी माँ गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। माँ गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही
गंगा एक्सप्रेस वे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार मकान, ईंधन और बिजली कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं देकर गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 लोगों को पक्के मकान मिल चुके हैं। देश में गरीब लोगों के लिए मकान बनाने के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों और विशेषकर सीमांत किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई हैं। सरकार अब कृषि अवसंरचना विकास पर भी ध्यान दे रही है। यूपी के 12 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को ही पास नहीं लाएगा, बल्कि एक तरह से दिल्ली से बिहार आने जाने का समय भी कम कर देगा। जब ये एक्सप्रेस वे तैयार हो जाएगा तो इसके आसपास उद्योगों का एक बहुत बड़ा क्लस्टर तैयार, जो यहाँ के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए तो नए अवसर बनाएगा ही, यहाँ के एमएसएमई के लिए, लघु उद्योग के लिए भी नई संभावनाएं तैयार करेगा। विशेष रूप से फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए जो असीम संभावनाएं यहाँ पर बनेगी, उनसे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के प्रमुख शहरों को जोड़ेगा और इससे प्रयागराज और मेरठ के बीच यात्रा और सुगम हो जाएगी। मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जुदापुर डांडू गांव तक जाएगा। एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जहां आपात स्थिति में वायुसेना के विमान उतर सकेंगे और उड़ान भर सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक्सप्रेसवे पर एक औद्योगिक गलियारे का निर्माण भी प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेसवे पर 7 रेलवे पुल, 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 375 अंडरपास, 9 जन सुविधा केंद्र, 2 टोल प्लाजा और 15 रैंप टोल प्लाजा प्रस्तावित हैं। लोगों को इस एक्सप्रेसवे पर 17 जगहों पर इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे कृषि और डेयरी उत्पादों के तेजी से आवागमन में विशेष तौर पर सहायक साबित होगा। शाहजहांपुर जिले के विकास में ये सहायक होगा। ये जिला वैसे तो अधिक विकसित नहीं है, लेकिन प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी यहीं पर है और यहाँ की पुआया तहसील प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। प्रदेश सरकार अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए अब तक लगभग 94% जमीन सरकार अधिग्रहित कर चुकी है। कोविड काल के बावजूद रिकॉर्ड 4 महीने के अंदर 90% से अधिक भूमि खरीदी गई। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, शाहजहांपुर। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय सहित सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण सुधार और समावेशी विकास सुनिश्चित किया है। अल्पसंख्यक दिवस पर उन्होंने कहा कि सरकार तुष्टीकरण किसी का नहीं, सम्मान के साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बहुसंख्यक समुदाय की संवैधानिक और सामाजिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित होने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक, धार्मिक और अन्य अधिकार सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय ही नहीं, बल्कि किसी भी धर्म में विश्वास न करने वाले भी सम्मान, बराबरी के संवैधानिक और सामाजिक अधिकार सहित इस देश में सुरक्षित हैं। श्री नकवी ने कहा कि तालिबान मानसिकता इस देश में स्वीकार नहीं की जाएगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि जल्द ही सहकारी क्षेत्र के लिए एक नई नीति लाई जाएगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के लोनी में सहकार परिषद और किसान सभा में उन्होंने कहा कि लोनी सहकारी आंदोलन की काशी है। सहकारिता के महत्व को देखते हुए मोदी सरकार ने इसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाया है। इसके माध्यम से सबका साथ, सबका विकास हासिल किया जा सकेगा। उन्होंने सहकारी बैंकों में भ्रष्टाचार पर अफसोस जताया और कहा कि सहकारिता आंदोलन में पारदर्शिता लाकर आने वाले समय में सरकार इस आंदोलन को हर संभव मदद देगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया। उन्होंने नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की 94वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित किया। श्री सिंह ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि भारत चाहता तो 1971 के युद्ध में उनकी जमीन पर कब्जा कर सकता था। श्री सिंह ने कहा कि भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है और तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश में प्रशिक्षित युवा वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रबंधन की प्रतिभाएं हैं और दुनिया की शीर्ष कंपनियों में भारतीय सीईओ हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार भारत को दुनिया का सबसे स्वस्थ और सबसे सक्षम कार्यबल बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में निजी और सार्वजनिक निवेश पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय और हर राज्य में कम से कम 1 एम्स बनाने का लक्ष्य रखा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में शिक्षा प्रणाली के भारतीयकरण का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ऋषि हुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए श्री नायडू ने कहा कि भारत ज्ञान, परंपराओं और प्रथाओं से समृद्ध देश है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत की 25% हिस्सेदारी थी। हालांकि बाद में विदेशी आक्रांताओं ने देश की संपत्ति के साथ साथ ज्ञान को भी नष्ट करने का प्रयास किया। श्री नायडू ने कहा कि उपनिवेशवाद ने देश के प्रभावशाली व्यक्तियों की सोच और शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया। So we must all understand the need to Indianize education. And I'm happy that the National Education Policy brought in by experts like Dr. Kasturi Rangan and his team, and ably guided by the Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi, who gave a 3-line mantra: reform, perform, and transform. Transform the nation, transformation of the nation. So let us all really stand together, work together. प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह की कल कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें देश भर में विशेष आर्थिक क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी की समस्या से निपटने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अधिकार प्राप्त समूह ने देश के सभी आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का प्राथमिकता के आधार पर अध्ययन करने का निर्णय लिया ताकि इनकी कमियों की पहचान की जा सके और संबंधित मंत्रालयों को इसे प्रेषित किया जा सके। ये तय किया गया कि ऐसी कोई भी प्रणाली या प्रक्रिया जिसके कारण रसद लागत में वृद्धि हो रही है की पहचान की जानी चाहिए और उसे कम करने के सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए ताकि पीएम गतिशक्ति के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अधिकार प्राप्त समूह ने बैठक में डिजिटलीकरण और विभिन्न प्रबंधन सूचना प्रणालियों को एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय योजना शुरू की है। पीएम गतिशक्ति का लक्ष्य रसद लागत को कम करना है। वर्तमान में भारत में रसद लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13% है, जबकि अन्य विकसित देशों में यह 8% तक है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगभग 136 करोड़ 66 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 62,06,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 8,706 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.38% है। अब तक 3 करोड़ 41,71,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल 7,145 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। इस समय लगभग 84,565 रोगियों का इलाज चल रहा है। अब तक 66 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं।
ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोवा मुक्ति दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और ऑपरेशन विजय के पूर्व सैनिकों को सम्मानित करेंगे। गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों की ऑपरेशन विजय द्वारा 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने की याद में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री पुनर्निर्मित फोर्ट अगोडा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल, मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र और डाबोलिम नावेलिम मडगांव में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे गोवा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट द्वारा स्थापित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री पणजी के आजाद मैदान में शहीद स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और मीरामार में सेल परेड और फ्लाई पास्ट में भाग लेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रधानमंत्री गोवा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और गोवा के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। गोवा एट रेट 60 इस कार्यक्रम में वो गोवा के लोगों को संबोधित करेंगे। हम गोवावासी देखते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट जो स्टार्ट हो गई है वो डबल इंजन की सरकार के वास्ते 2014 से आज तक 8 साल में जितनी हमने डेवलपमेंट की, उससे पहले 50 साल में इस तरह की डेवलपमेंट कभी नहीं हुई थी। इसीलिए हम डबल इंजन की गवर्नमेंट जो डबल ग्रोथ के साथ जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों तरफ की डेवलपमेंट गोवावासी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हरिद्वार से गढ़वाल तक विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इसके साथ ही भाजपा का राज्य विधानसभा के होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू हो गया है। विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से भाजपा जगह जगह जनसभाएं, रैलियां और रोड शो करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से हो रहा है राष्ट्र निर्माण, जिसमें इनकम टैक्स है आपका योगदान। और जब ई-फाइलिंग से हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न भरना इतना आसान, तो फिर देर क्यों करें? 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले www.incometax.gov.in पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई-फाइल करना ना भूलें। समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड्स भी जल्दी आ जाते हैं। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लोन और वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में भी ITR सहायक है। नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। तो फिर आप भी समय न गवाएं। आज ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई-फाइल करें। अधिक जानकारी और रिटर्न फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। कोविड टीके के दोनों खुराक पाने वालों की संख्या में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल। यहाँ 4 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज देकर कोविड का सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोविड से बचाव के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति से ये महामारी पूरी तरह नियंत्रित है। चिकित्सा सुविधाओं में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने नए आयाम दिए हैं। प्रदेश में कुल 97 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। नए मेडिकल कॉलेजेस होने से अब प्रदेश में मेडिकल की 40,000 सीट, MBBS की 35,088 और PG की 804 सीट्स बढ़ी हैं और इससे 65,000 से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखते हुए कहा, इससे क्षेत्र में विकास की नई राहें खुलेंगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सरकार ने मर्यादा के साथ विकास के लिए तुष्टीकरण को खत्म किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक करीब 1 अरब 36 करोड़ 66 लाख कोविड रोधी टीके लगे। स्वस्थ होने की दर 98.38%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोवा मुक्ति दिवस की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे। ओडिशा तट से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-3 का सफल परीक्षण
और केएल राहुल दक्षिण अफ्रीका के साथ आगामी 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए उप कप्तान होंगे। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। अब प्रस्तुत है संसद में सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं स्वतंत्र पत्रकार कविता पंत। संसद भवन पर 2001 में हुए आतंकवादी हमले की 20वीं बरसी पर सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आतंकवाद से लड़ने तथा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने का संकल्प दोहराया। राज्यसभा में लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की रक्षा करते हुए जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गत 11 दिसंबर को सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा के एक प्रश्नपत्र में आए अपठित गद्यांश का उल्लेख करते हुए लोकसभा में दावा किया कि पूरे गद्यांश में निंदनीय विचार हैं और नीचे पूछे गए प्रश्न भी उतने ही संवेदनहीन हैं। उन्होंने शून्यकाल में मांग की कि शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए और उक्त प्रश्नपत्र को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। लोकसभा ने स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। निचले सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 को चर्चा एवं पारित होने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि विधेयक से पहले अध्यादेश इसलिए जरूरी था क्योंकि अदालत का आदेश था और संशोधन विधेयक की विषय वस्तु अदालत के आदेश के अनुरूप है। राज्यसभा की बैठक सोमवार को 12 सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग पर अड़े विपक्षी सदस्यों के व्यवधान की वजह से शून्यकाल तथा प्रश्नकाल नहीं हो पाया। भोजनावकाश के बाद उच्च सदन में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा शुरू हुई। विभिन्न दलों के सदस्यों ने देश की अदालतों, विशेषकर निचली अदालतों में लाखों मामलों का अंबार लगे होने पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार से कहा कि इनके शीघ्र निस्तारण के लिए समुचित कदम उठाए जाने चाहिए ताकि लोगों को समय पर न्याय पाने का अधिकार सुनिश्चित हो सके। सदस्यों ने न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्रता के आधार पर भरे जाने की जरूरत पर भी बल दिया। विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कानून में छोटा संशोधन के लिए विधेयक लाया गया है और इस पर कोई विवाद नहीं करके सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम न्यायाधीश के वेतन, पेंशन या अन्य सुविधाओं को कम नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ विसंगतियों को दूर कर रहे हैं। कानून मंत्री ने कहा लगभग 90% लंबित मामले निचली अदालतों में हैं। कोविड महामारी के दौर में भी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों ने काम बंद नहीं किया बल्कि ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से सुनवाई जारी रखी। इसे देखकर लगता है कि लंबित मामलों का निपटारा भी शीघ्र होगा। उन्होंने कहा जो मामले नियमित चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन कोविड काल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला अदालतों के 1,10,72,000 मामलों की उच्च न्यायालयों ने 55 लाख से अधिक मामलों की और उच्चतम न्यायालय ने 1.5 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई की। बाद में राज्यसभा ने उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक 2021 वित्त विधेयक है और वित्त विधेयक लोकसभा को लौटाया जाता है। लोकसभा में ये विधेयक 8 दिसंबर को पारित हो चुका है। मंगलवार को भी राज्यसभा में विपक्षी सदस्य सदन के 12 सदस्यों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किए जाने के निर्णय के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। उच्च सदन ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष बढ़ाने और 5 वर्ष की अवधि तक उसे विस्तार दिए जाने का प्रावधान है। अभी तक सीबीआई निदेशक के कार्यकाल की सीमा 2 वर्ष थी। राज्यसभा में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना विधेयक 2021 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे देश की 125 करोड़ से अधिक की आबादी को देखते हुए ये विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मंगलवार को लोकसभा में विधायी एवं वित्तीय कार्य के तहत सदन में वर्ष 2021-22 की अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा शुरू हुई। सरकार ने वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के तहत 3.73 लाख करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की मंजूरी मांगी। राज्यसभा में बुधवार को भी 12 विपक्षी सदस्यों के निलंबन को वापस लेने के मुद्दे पर गतिरोध कायम रहा, क्योंकि सत्ता पक्ष इस बात पर जोर दे रहे थे कि इन सदस्यों को माफी मांगनी चाहिए, जबकि विपक्ष द्वारा इन सदस्यों की निलंबन वापसी की मांग को लेकर सदन की कार्यवाही को बाधित करना जारी रहा। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने विपक्षी सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाना चाहा। इसी दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने लखीमपुर खीरी हिंसा और इस मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की रिपोर्ट का मुद्दा भी उठाने की कोशिश की। लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सांसदों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा अदालत में दिए आवेदन की पृष्ठभूमि में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके के सदस्य अजय कुमार मिश्रा को मंत्री परिषद से हटाने की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए। शुक्रवार को भी लोकसभा की कार्यवाही लखीमपुर खीरी की घटना और गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को मंत्री परिषद से हटाने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। अभी आप संसद में हुई इस सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अग्नि-P मिसाइल नौवहन और मार्गदर्शन प्रणाली के साथ 2 चरणों वाली उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके दूसरे परीक्षण ने नई प्रौद्योगिकी के विश्वसनीय प्रदर्शन को सिद्ध कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी है और प्रणाली के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है। नागालैंड सरकार ने 3 नए जिले से मिन्यू, नुईलैंड और चुमू-केडिमा बनाए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कुल 15 जिले हो गए हैं। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में आज कोहिमा में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। पाकिस्तान के कराची शहर में आज गैस विस्फोट में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। ये विस्फोट शेरशाह इलाके में एक बैंक की इमारत में हुआ। हताहतों में से अधिकांश लोग बैंक के अंदर मौजूद ग्राहक और कर्मचारी हैं। स्पेन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन आमने सामने होंगे। दोनों खिलाड़ी पहली बार विश्व चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत ने नीदरलैंड के मार्क कैलजाउ को और लक्ष्य सेन ने चीन के चाओ चेन फंग को पराजित किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के चोटिल होने के कारण प्रियांक पांचाल को टीम में शामिल किया गया है। दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सभागार में कल अखिल भारतीय वंदे मातरम नृत्य उत्सव का शानदार समापन होगा। 4 क्षेत्रों के 949 नर्तकों वाले 73 समूह इस ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखते हुए कहा, इससे क्षेत्र में विकास की नई राहें खुलेंगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सरकार ने मर्यादा के साथ विकास के लिए तुष्टीकरण को खत्म किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक करीब 1,36,66,00,000 कोविड रोधी टीके लगे। स्वस्थ होने की दर 98.38%।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोवा मुक्ति दिवस की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल होंगे। ओडिशा तट से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण और केएल राहुल दक्षिण अफ्रीका के साथ आगामी 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए उपकप्तान होंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।